हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग हमारा जो 6 चैप्टर है उसका कुछ जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही ईजी से न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको किरचॉफ नियम वगैरह लगाना, व्हीटस्टोन सिद्धांत वगैरह ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि इस डायग्राम में इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में टोटल आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है कि टोटल कितना प्रतिरोध यहाँ पे होगा। अब देखो, ऐसे अगर हम इस डायग्राम को देखें ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है या नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा प्रतिरोध श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। सबसे पहले तो हमें प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम पता होना चाहिए और उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र भी पता होना चाहिए। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो मैंने बताया था तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं तो तुल्य मिलता है। और अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो ये आपको इस फॉर्मूले से निकालना होता है 1/R1 + 1/R2 और होंगे तो इस तरह से। पहले तो आप अपने इस डायग्राम को अरेंज करिए, देन आप अपना ये दोनों फॉर्मूले में से जो यूज़ हो रहा है आप उसको लगाइए। अगर मैं इस डायग्राम को अरेंज करूँ तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब व्हीटस्टोन बन जाएगा। देखो, ये रहा बिंदु ए और ये रहा सी। चलिए, ये रहा बिंदु ए, ये रहा सी, तो ये आरोम लगा दिया। चलिए, जब ये आरोम लगा दिया तो सी और बी, कहाँ है सी और बी? ये रहा सी और ये रहा बी। सी और बी के बीच में सी और बी के बीच में ये रहा सी, ये रहा बी। अब देखो, एक आर ये लगा दिया। अब इस सी से एक आर ये भी जा रहा है ना। तो इसी तरह से हमें देखते हुए लगाना है कि आखिर जो हमारे प्रतिरोध है, ये वाला आर तो ये सी वाला लगा दिया, ये डी और सी के बीच का आर था, ये डी और बी के बीच का आर था और ये वाला। तो इस तरह से जब हमने इनको सेट किया तो हमारा जो प्रतिरोध है वो व्हीटस्टोन की तरह बन गया। जब व्हीटस्टोन बन जाता है तो ये जो बीच वाला होता है ना, ये कुछ भी काम नहीं करता है, तो हम इसको वापस से अरेंज कर सकते हैं और हमारा बन गया इस तरह का। और जब भी इस तरह का डायग्राम बने ना तो उसमें ये होता है कि ये दोनों जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में होते हैं, ये और ये भी श्रेणी में होते हैं और फिर दोनों आपस में समांतर में है। ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों भी श्रेणी में, फिर इनसे जो तुल्य मिला वो आपस में समांतर क्रम में होता है। तो बस आपको यही करना है। पहले इन दोनों का श्रेणी निकाला तो कितना आया 2R, R + R को जोड़ दिया 2R। इसी तरह से इनका निकाला 2R और इन दोनों का आप समांतर निकालो। समांतर निकालने के लिए वही 1/R = 1/R1 + 1/R2, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो R = R1R2/R1 + R2। इस फॉर्मूले का आप एलसीएम लेके सॉल्व करके R निकालोगे तो वो यही आएगा। तो R1R2/R1 + R2, 2R और R + 2R + 2R 4R। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा R ओम। मतलब कुल मिला के आपको सर्किट डायग्राम पहचान में आना चाहिए, कौन सा प्रतिरोध श्रेणी में है, कौन सा समांतर में। और अगर व्हीटस्टोन बन जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये जो बीच वाला प्रतिरोध होता है ना, जहाँ हम गैल्वेनोमीटर जोड़ा करते थे, वहाँ हमारा जो होता है वो काम नहीं करता है। ओके, तो हमारे सिर्फ ये 4 काम करेंगे। अब इन 4 में ये होगा कि ये दोनों श्रेणी में और ये दोनों भी श्रेणी में और इन दोनों का जो होगा वो समांतर में होगा। ओके बच्चों, चलिए, तो देखो ये जो चीज़ है ना ये प्रैक्टिस से आएगी आपको। आप ऐसे सोचो कि ये इजीली हमसे निकल जाए, नहीं निकलेगी। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को ईजी सर्किट में बनाना आएगा, अदरवाइज हम इनमें उलझ जाते हैं। जबकि देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन था ना। चलिए, नेक्स्ट है कि आपको एक व्हीटस्टोन दे रखा है, व्हीटस्टोन ही तो है, और वो बोल रहा है कि इसकी भुजाओं के ऊपर इतने इतने प्रतिरोध है। आपको ये जो बैटरी लगा रखी है उसका भी वोल्टेज गिवन है। और वो पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, गैल्वेनोमीटर की धारा को हम कहते थे IG। आप तो मुझे इस IG का मान बता दो बस कि इस IG का मान कितना होगा। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को किरचॉफ सर के नियम लगाने पड़ेंगे। किरचॉफ सर का प्रथम और द्वितीय नियम जो भी इसमें यूज़ हो रहा है आप वो लगाइए। मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ किरचॉफ सर के नियम लगा के यहाँ आपको बताऊंगी। बाकी जो पार्ट इसका होगा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी सिंपल मैथमेटिक्स काम में आएगी। देखो, यहाँ पर मुझे इस I1 की वैल्यू भी नहीं पता, ये जो I2 है इसकी वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है कि भाई ये I जाके I1 और I2 में डिवाइड हो रही है और एक IG,
यानी कि 3 अज्ञात राशियां हैं तो 3 समीकरण चाहिए, तभी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, जितनी अज्ञात राशियां उतने समीकरण, तभी तो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमें कुल मिला के 3 समीकरण बनाने हैं। तो आप किरचॉफ सर का सेकंड नियम लगा लो, लूप वाला, कि अगर एक बंद लूप हो तो उसमें हम वो कहते हैं ना वोल्टेज जो होता है उसको एप्सिलॉन के बराबर करते थे। चलिए पहली लूप हम चुनते हैं मेरी ये वाली। बताओ ये बंद लूप है या नहीं? ABDA, बताओ ये बंद है या नहीं, है ना। चलिए मैंने कहा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव लेते हैं ना, इस प्रतिरोध के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। और अगर बीच में कोई बैटरी आ जाए और अगर हम बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव लेते हैं और इनको आपस में बराबर कर दो, करते हैं ना। तो बस यही करना है। चलिए मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ इसमें और मेरी करंट भी ऐसे ही जा रही है। चले इसमें I1 करंट फ्लो हुई तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बनी? I1 इंटू 100 ओम, I1 इंटू 100 ओम, इतना ही तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। चलिए मैं जैसे ही बी बिंदु पर पहुंची तो मुझे तो इस लूप में जाना है, तो IG भी ऐसे ही जा रही है, IG इंटू 15 ओम, और मैं भी अपने करंट की डायरेक्शन में ही चल रही हूँ। करंट भी ऐसे जा रही है और मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, तो IG इंटू 15। फिर मैं ऐसे गई। अब देखो इसमें करंट आ रही है ऐसे, लेकिन मैं जा रही हूँ ऐसे, यानी कि मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, यही था ना। तो -60 इंटू I2, क्योंकि इसके अंदर करंट कितनी है I2। और बताओ यहाँ पर इस सर्किट में, इस बंद लूप में कोई बैटरी है नहीं, तो उसको 0 के बराबर कर दो। कोई बैटरी थोड़ी आई मेरी इस लूप में, इस लूप में तो कोई बैटरी नहीं है, तो 0 आ गया। पहली इक्वेशन आ गई मेरी ये। यहाँ से I1, IG और I2 की एक इक्वेशन आ गई। चलिए दूसरी के लिए लगाइए कौन सी लूप? दूसरी के लिए आप यूज करो अपनी ये वाली लूप, ये वाली BCDB, इसमें भी लगाओ। यहाँ पर I1 आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, IG और I1, तो इसमें कितनी करंट जाएगी? I1 माइनस IG। ये चीज़ मैंने आपको वीट स्टोन में अच्छे से समझा रखी थी। और इसमें कितनी होगी? I2 प्लस IG, समझाई थी ना। चलिए लगाइए, मैं भी ऐसे चल रही हूँ, करंट भी ऐसे जा रही है, तो कितना हो गया? 10 इंटू I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, क्योंकि मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही। फिर मैं इधर आई तो मैंने देखा करंट इसमें तो ऐसे है, जबकि मैं आ रही हूँ ऐसे, इसलिए नेगेटिव, इसलिए 5 इंटू I2 प्लस IG, और माइनस का क्यों? क्योंकि मैं करंट की विपरीत चल रही हूँ। फिर इसमें चले तो इसमें भी करंट ऐसे और मैं चल रही हूँ ऐसे, तो इसलिए -IG इंटू 15, और इसमें भी कोई बैटरी नहीं है इसलिए 0। तो ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। आप I1 के सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लेना, I2 IT जो भी है इनको सॉल्व कर लेना, ये आपका काम है। ये मैं नहीं करके बताऊंगी आपको, क्योंकि आप 12th लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ आनी ही चाहिए, अगर नहीं भी आती है तो। अब थर्ड इक्वेशन के लिए आप ये वाली लूप चुन लो, एक बैटरी वाली चुन लेते हैं, ये वाली, ये भी तो एक बंद लूप ही है। शेप कैसी भी हो, आपको शेप से कोई लेना देना नहीं है, बस लूप बंद होनी चाहिए। मैंने ये वाली लूप चुन ली, ये वाली। पहले डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा होच पोच हो चुका है। अब बताओ कौन सी लूप चुने? लूप चुनेंगे वो जिसमें हमें इजी पड़े, तो मैंने ये वाली लूप चुन ली। ये वाली जो लूप है ये भी तो बंद है, अब इसमें बैटरी आ रही है। चलिए मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, करंट भी ऐसे जा रही है, यहाँ तक गए करंट। भाई हमारी लूप ये है तो हम तो लूप के अकॉर्डिंग चलना है। तो I2 इंटू 60 कितना आ गया? अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखूँ तो यह आएगा I2 इंटू 60। मैं भी ऐसे चल रही हूँ, इसमें करंट भी ऐसे ही है। यहाँ पर पहुँचे मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, भाई मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी तो अब यहाँ से यहाँ करंट भी ऐसे ही जा रही है। इसके अंदर करंट कितनी है? प्लस I2 प्लस IG इंटू 5। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं भी ऐसे जा रही हूँ, करंट भी ऐसे, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे। बैटरी के जब मैं यहाँ पर आई तो बैटरी के पहले नेगेटिव से टकराई, इसलिए मुझे ई को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब की बार ई है तो इसको कर दिया 10, यहाँ से वापस आ गई। तो ये मेरी आ गई 3 इक्वेशंस। ये देखिए मैंने लिख रखी है यहाँ पे 3 इक्वेशंस, तो आप लोग आसानी से कर भी सकते हो। तो आप लोग देख लेना, अब 3 इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। 3 ही अज्ञात राशियाँ हैं, तो इनको आपस में सॉल्व करके आप IG की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। करना खुद से सॉल्व बहुत ईजिली हो जाएगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाता, ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाता है। और IG की वैल्यू आएगी, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन जरूर है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू पहले दूसरे में रख के 2 में कन्वर्ट करो, फिर दूसरी और वैल्यू रख के फिर 1 में कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉल्व करो इस तरह से। तो जब आप IG की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी इतनी 4.86 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। आप इसको चाहे तो 4.86 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। और अगर वो आपसे I1 I2 पूछता तो आप
तीनों इक्वेशन से तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आप लोग तीनों वैल्यूज़ निकालना, इसने तो ओनली आपसे IG पूछी, लेकिन आप अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए तीनों वैल्यूज़ निकालना। बस आपको किरचॉफ सर के दोनों नियम बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए आप बंद लूप चुनो, कभी भी लूप की शेप पे मत जाओ, शेप कैसे भी हो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो बंद लूप चुनो, और बंद लूप में साइन कन्वेंशन के जो 2-3 रूल्स मैंने आपको बताए थे वो आप ध्यान रखो। अगर आप धारा की दिशा में ही चल रहे हो, आप जिस दिशा में चल रहे हो उसी दिशा में धारा है, तो जो प्रतिरोध आता है उसके ऊपर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव ले लो। और अगर आप दिशा में चल रहे हो अलग, धारा की दिशा उसमें जा रही है अलग, तो उसको नेगेटिव लो। और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है प्रतिरोधों पे उनको बराबर कर दो। उस सर्किट में अगर कोई बैटरी जुड़ी हुई है तो उसके बराबर, लेकिन बैटरी में भी हम पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव ले। उसके लिए अगर आप जिस दिशा में चल रहे हो और चलते चलते आप अगर पहले नेगेटिव से टकराए बाद में पॉजिटिव से टकराए तो उसके ई को आप लिखोगे पॉजिटिव, और अगर उल्टा होगा तो नेगेटिव। ओके बच्चों, बस इन दोनों को आपस में बराबर करना होता है। यही किरचॉफ सर का सेकंड लॉ है लूप वाला। फर्स्ट के लिए तो आने वाली धारा है को पॉजिटिव, जाने वाली धारा को नेगेटिव, और दोनों को आपस में जोड़ के 0 के बराबर कर दो। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आपको विभव मापी के प्रयोग में 2 विद्युत वाहक बल दे रखे हैं, और वो बोल रहा है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। 2 सेल दे रखे हैं जिनके विद्युत वाहक बल है E1 और E2, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। वो कैसे जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। और बोल रहा है कि जब मैंने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा ना, दोनों सेलों को, मतलब इनको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दोनों सेलों को इसने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो बोल रहा है कि मुझे जो संतुलन लंबाई मिली ना, हमने तो वहाँ पर श्रेणी में थोड़ी जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ा था। आपको याद हो तो जब तुलना कर रहे थे वहाँ श्रेणी में नहीं जोड़ा था, यहाँ वो श्रेणी में जोड़ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे काम आएगा आपका 5th चैप्टर भी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है। जब 2 सेलों को समांतर में जोड़ते हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो देखो हर चैप्टर फिजिक्स का कहीं ना कहीं हमारे आगे के चैप्टर से लिंक होता ही है, इसीलिए आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। जब श्रेणी क्रम में 2 सेलों को जोड़ते हैं तो उनका विद्युत वाहक बल जुड़ जाता है, तो तुल्य जो मिलता है वो हमें जुड़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई थी उस चैप्टर में कि अगर एक बैटरी की ध्रुवीयता को पलट दे, जैसे इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इसका पलट दिया नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में, तो हम घटा देते हैं, या तो ε1 माइनस ε2 हो जाता है, या फिर ε2 माइनस ε1 हो जाता है। जो बड़ा है उसमें से दूसरे को घटा दो, इस तरह से होता है ना। चलिए, तो वो कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, पढ़िए। विभव मापी के प्रयोग में 2 विद्युत वाहक बल वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उसको जो संतुलन लंबाई मिली वो इतनी मिली, 60 सेंटीमीटर। यदि कम वोल्ट था, जिसकी कम वोल्ट था, बताओ किसकी कम वोल्ट था? इसके टर्मिनल को इसने पलट दिया तो अब उसको संतुलन लंबाई मिल रही है 20 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात बताओ, यानी कि ε1/ε2 बताओ। अब देखो यहाँ पे आप लोग ऐसा मत कर देना कि हमने सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात निकाला था और वो L1/L2 कुछ ऐसे आया था ना। वो तब था जब दोनों सेल समांतर में जुड़ रहे थे। आपको याद हो तो ऐसे जुड़ रहे थे, इस तरह से जोड़ा था हमने। यहाँ वो श्रेणी में बोल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना है। जल्दबाजी में गलती मत करके आना कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, जबकि पता चला वो फॉर्मूला तो इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उसने कंडीशन ही चेंज कर दी। यहाँ हमें यूज़ करना है हमारा 5th चैप्टर, और उससे हम निकालेंगे विभव मापी की। हमने प्रवणता मान ली x। जब 2 सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो मैंने बताया उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है, E1 + E2। जब बैटरी की ध्रुवीयता को नहीं पलटा है और इस तरह से जोड़ा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो E निकलता है वो निकलता है E1 + E2। और उस कंडीशन में संतुलन जो लंबाई होती है, अभी टोटल E निकल गया, ये टोटल E बराबर होगा XL1 के। अगले ने L1 दे रखा है, X हमें नहीं पता। चलिए, अब बोल रहा है कि कम वोल्टता के टर्मिनल को बदल दिया। ये बदल देने पर है, तो मैंने बताया कि जब कम वोल्टता के टर्मिनल को बदल देते हैं तो वो E1 - E2 हो जाती है। बताया ना, इसको बदल दिया तो E1 - E2, क्योंकि E1 बड़ा है E2 छोटा है। उस कंडीशन में भी X × L1 L2 मान लो इसको, ये 20 दे रखा है। बस 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से आप लोग क्या करिए, इस इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को इसने जोड़ दिया। जब इसने जोड़ा तो ये तो कट गए, ऐसे जोड़ते हो ना आप मैथ्स में। चलिए मैं आपको करके ही बताती हूँ। ये है x60 और ये है कितना, x20। इसी तरह से तो सॉल्व करते हैं हम 2 इक्वेशन। पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये कट गए, ये दोनों जुड़ गए तो ये आ गया 2ε1। ये दोनों भी आपस में जुड़ गए तो ये आ गया 80x। आया नहीं आया?
यहाँ से E1 कितना आ गया, इस 2 को इधर लेके गए तो 40x आया। अब इस E1 की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहाँ से E2 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 20x। आपको तो दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात कर दो, E1/E2। 40/20 x से x कट जाएगा, बट कितना आएगा 2:1। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट था, हमने जो पढ़ा ना उससे डिफरेंट था, लेकिन ये डिफरेंट ना लग रहा है आपको डिफरेंट था, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम 5th चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि श्रेणी क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है। समांतर क्रम में जोड़ते तब तो हमारा वो वाला फॉर्मूला भी काम कर जाता, फिर तो हमें हो सकता है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है 6 वो कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। आप लोग इसको पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा, वीडियो से पढ़िएगा, डायग्राम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए। पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, आगे भी आपको ये चैप्टर बहुत काम में आएगा। जब आप लोग प्रैक्टिकल करने लैब में जाएंगे तो दोनों के पर्पज़ से ही हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल से यहाँ से बहुत टिपिकल टाइप नहीं आते हैं, आपने देखा बहुत ही ईजी से न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।